चलिए आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास पॉलिटी का समझेंगे। मैं वेदांगा इंस्टीट्यूट से समीर पांडे। आज आप लोगों को पॉलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और जो आज की क्लास है इसके साथ लगभग 4-5 क्लासेज और होंगी। वो सारी क्लासेज बेसिक पॉलिटी की होंगी। ये यूपीएससी में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होगी। और अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या वनडे एग्जामिनेशन की बात की जाए, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, बिहार दरोगा की बात आपकी करिएगा या यूपी में एसआई की पोस्ट की बात करिएगा, तो उन सबों के लिए क्लास सफिशिएंट रहेगी। अगर किसी एग्जामिनेशन में वनडे एग्जामिनेशन में 10 सवाल आता है तो लगभग आपके 7-8 सवाल इस टॉपिक से जो आज हम 5-6 लेक्चर्स लेंगे इसमें, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पॉलिटी क्या है? पहली बात तो आपको ये समझना है कि राज व्यवस्था क्या होता है। राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को समझाने में काम आएगा जो देश के संचालन से संबंधित होता है। इट इज रिलेटेड विद द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और अगर राज व्यवस्था को आपको समझना है तो आपको उस देश का संविधान समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि संविधान क्या होता है ये आपको एक बार देखना है। संविधान अगर आप बात करिएगा तो किसी भी देश का वो दस्तावेज होता है जिससे वो पूरा देश संचालित होता है। वो देश के लक्ष्य, देश के उद्देश्य और देश क्या बनने के लिए प्रयत्नशील है, वो सारा कुछ आपको उसमें लिखा होता है। और किस तंत्र और किस ढांचे के तहत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा वो भी उसमें बताया गया होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें समझना है। और भारत के ही संविधान को नहीं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के संविधान के साथ साथ आपको संयुक्त राष्ट्र का संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान समझना पड़ेगा, आपको यूके का संविधान समझना पड़ेगा, आपको जापान का, आपको चाइना का, रसिया का, ऐसे सारे देशों के संविधान आपको समझने पड़ेंगे। और अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेसिक क्लासेज चलेंगी उसी में आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी से क्या समझते हैं पहले आप लोग ये समझ लीजिए। राज व्यवस्था से आप लोग क्या समझते हैं? बहुत सारी व्यवस्थाएं आप लोग पढ़िएगा, जैसे अर्थव्यवस्था भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र भी आपका है, पॉलिटिकल साइंस भी है, तो पूरा बताएगा। पॉलिटिकल साइंस आपको बेसिकली क्या बताएगा? पॉलिटिकल साइंस आपको ये बताता है कि देश को कैसे चलाया जाए, देश में क्या आपके स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या आपका मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या आपके आइडियल्स होने चाहिए जिसपे सारा देश आपका चलेगा। उसी तरह से पॉलिटी क्या है? पॉलिटी विल प्रिस्क्राइब द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के लक्ष्य क्या है, देश के उद्देश्य क्या है और देश क्या बनने के लिए प्रयत्नशील है, ये आपको राज व्यवस्था में पढ़ने को मिलेगा। प्लस वो किस तंत्र के तहत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है, किस ढांचे के तहत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है, ये भी आप राज व्यवस्था में देखिएगा। और साधारणतः अगर आप देखिएगा तो किसी भी देश का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, देश भी कुछ बनने के लिए प्रयत्नशील होता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किसी तंत्र और किसी ढांचे के तहत करता है। इसी को हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था में। और अगर आपको भारत का राज व्यवस्था समझना है तो भारत के राज व्यवस्था को समझने के लिए आपको भारत के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। यू नीड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आप भारत के संविधान को समझना है तो उसके जितने भी भाग हैं, अगर आप देखिएगा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान के 22 भाग आपके रहे, 395 अनुच्छेद आपके रहे और 8 अनुसूचियां आपकी रही, 8 शेड्यूल्स आपके रहे। अब अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आपके 25 भाग हैं और आपके 467 के आसपास अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियों की जगह पे 12 अनुसूचियां आपकी हैं। तो संविधान के बारे में हमें समझना है। सिंपल सा एक बात समझ लीजिए, अगर हम आपको इसको और बेसिक तरीके से समझाएं और आपको इसमें बेसिक लेवल पे अगर बात किया जाए तो सिंपली आप समझ लीजिए, जैसे आप हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के आप ह्यूमन है तो आपके कुछ जीवन में लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है, आप कुछ बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। जैसे आप क्या बनना चाह रहे हैं? यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन निकालना चाह रहे हैं और साथ ही साथ में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी स्ट्रक्चर और किसी मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो सकता है
कि आपने किसी से मार्गदर्शन ले रखा हो, आपने एक अपने घर पे एक कमरा बना रखा हो, बेसिक बुक्स वहां पे हैं, टेबल है, चेयर है, वो सब ढांचे में आ जाएगा जो आपके लक्ष्य को पहुंचाने में काम करेगा। अगर हम बहुत सारे मानव को जोड़ दें तो एक गांव बनेगा, बहुत सारे गांव को जोड़ दें तो एक शहर बनेगा, बहुत सारे शहर को जोड़ दें तो एक आपका राज्य बनेगा, बहुत सारे राज्यों को जोड़ दें तो एक देश बनेगा, भारत जैसा देश बनेगा। जब हम बोलते हैं कि व्यक्ति के जीवन का कुछ लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वो कुछ बनने के लिए प्रयत्नशील है, तो भारत का भी कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है, वो कुछ बनने के लिए प्रयत्नशील है। यही है आपका राज व्यवस्था, यही है संविधान, कि हमें यह समझना है कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत का जो उद्देश्य है, भारत क्या बनने के लिए प्रयत्नशील है और किस तंत्र और किस ढांचे के तहत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है, इसी को हमें समझना है संविधान के अंतर्गत। अब चलिए एक एक भाग करके हम लोग समझेंगे। हम लोगों का इस क्लास का मकसद यह है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए पॉलिटी की, जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको समझा दिया जाए ताकि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आए। और कैसे समझेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग समझेंगे जितने भी इसके भाग हैं उनको समझ के। तो जैसे भाग एक के बारे में अब हम लोग शुरू करेंगे, पार्ट फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है? भाग एक आपका संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित आपका है, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक ये दिया गया है। अब इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व आपको समझ में आएगा जब इसके अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल करके हम लोग समझेंगे। जो महत्वपूर्ण बात है उनको यही समझा दिया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 1 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें सीधे सीधे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है, समूह नहीं लिखा हुआ है वहां पे। संघ क्यों है? इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अभी समझा जाएगा, लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि इस अनुच्छेद 1 में ही जब संविधान में इस पे बहस हुई तो इस पे विवाद शुरू हो गया। संविधान सभा के अंदर जब बहस हुई तो विवाद शुरू हो गया। विवाद ये था कि नाम क्या होगा हमारे देश का, इंडिया नाम होगा कि भारत नाम होगा। बहुत सारे जो आपके लोग थे इस पक्ष में थे कि नाम होना चाहिए भारत। भारत का नाम क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा पुराना नाम जो है वो भारत नाम से जाना जाता था, इंडिया का नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और हम लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया का नाम आपका यूज हो, लेकिन संविधान सभा मजबूर हो गई इंडिया का नाम पालन करने के लिए। कारण आपका क्या है? कारण यह है क्योंकि जितनी भी संधियां हो रखी थी देश की आजादी के पहले, जितनी भी ट्रीटीज हो रखी थी, जैसे आप बात पड़ेगा ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल के साथ हो रखा था, या बाउंड्री डिस्प्यूट जो हमने टैकल किया था, मैकमोहन लाइन आप लोग पढ़ते हैं, ये किसके साथ आपका है? चाइना के साथ है। डूरांड लाइन किसके साथ था? आपके एक तरह से देखिएगा अफगानिस्तान के साथ है। या रेड क्लिफ लाइन की अगर आप बात करिएगा तो किसके साथ आपका रहा? ये आपका रहा पाकिस्तान के साथ। इन सारे संधियों में हर जगहों पे नाम किसका उपयोग हुआ? भारत का नाम उपयोग हुआ। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की मजबूरी हो गई कि हम हर जगहों पे पहले भारत, पहले इंडिया लिखे फिर भारत लिखे। दूसरा विवाद इस अनुच्छेद में यह था कि हम इसका नाम फेडरेशन लिखें, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें, कि हम इसका नाम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करें। देखिए इंडिया फेडरल है, लेकिन आपको कहीं पे भी फेडरेशन का वर्ड पूरे संविधान में नहीं मिलेगा। इंडिया में बजट हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन संविधान में कहीं पे भी बजट नहीं आपको मिलेगा। इंडिया में आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल का शब्द उपयोग में नहीं आया है। हम लोग रोजमर्रे के जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन शब्द क्या उपयोग है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाई द वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज्ड, इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे आप फेडरेशन का मतलब क्या समझते हैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, 3 से 4 क्लास में ये कंप्लीट होता है टॉपिक। फेडरेशन का सिंपल मतलब होता है, फोर्डस वर्ड से डिराइव है, लैटिन वर्ड से। इसका मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन 2 यूनिट्स। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन 2 इकाइयों के बीच में होगा, तब हम उसको फेडरेशन बोलेंगे। अब हमारे देश में शक्तियों का विभाजन तो हो रहा है,
लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखे हैं, और इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपके समझाते हैं क्यों हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखने का कारण यह है कि पहला बात कि हमारे देश में जो भी स्टेट्स बने हैं, स्टेट्स हैव नॉट ज्वाइंट सेंट्रल थ्रू एनी एग्रीमेंट। जितने भी राज्य हमारे देश में बने हैं वो किसी संधि के तहत नहीं जुड़े हैं केंद्र से, कोई संधि नहीं हुआ। और दूसरी बात, इनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। स्टेट्स डू नॉट पॉजेज राइट टू secede। स्टेट्स डू नॉट पॉजेज राइट टू secede। अलग होने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हम फेडरेशन का शब्द उपयोग नहीं करेंगे, यूनियन का शब्द उपयोग करेंगे। वैसे भी आप लोग बहुत डिटेल में अभी देखिएगा, इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो कई तरह के आपके एक तरह से कहा जाएगा कि प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। जैसे आप उसमें पढ़िएगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, कई तरह के स्टेट्स आपके थे। ए में वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने जाते थे, इट वॉज नोन एज ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश प्रांत आपके थे। बी में वो प्रांतीय सरकार थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जहां पे इलेक्शंस वो करवाते थे। प्रांतीय सरकार होने के बावजूद, राजा महाराजा होने के बावजूद वहां पे चुनाव करवाते थे। और सी में वो प्रांतीय सरकार थे जहां पे कोई चुनाव आपका नहीं होता था। और कुछ मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपके हुआ करते थे, कुछ चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपके थे, जैसे उसमें दिल्ली भी आपका आएगा। और डी में आपका क्या है, डी में केवल एक जगह था, अंडमान एंड निकोबार। और आपको यह भी मालूम है कि जब देश आजाद हुआ तो 552 देसी रियासतें भारत में थी और इन सबों का एकीकरण किया गया। जरूर कुछ शर्तें थी, वो शर्तें क्या थी कि हम आपको पैसा देंगे सालाना जब आप हमसे जुड़िएगा, जिसको प्रीवी पर्स के रूप में आप लोग देखते हैं। लेकिन ऐसी शर्तें नहीं थी कि आपका प्रशासन, आपका जो राजनीतिक व्यवस्था है, आपका जो शासन व्यवस्था है, आपका जो पैसा है वो अलग होगा। वो सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आपके रखी गई। इस वजह से राज्य हमारे देश में किसी संधि के तहत नहीं जुड़े, और जब संधि के तहत नहीं जुड़े तो इन्हें भारत से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं प्राप्त। वैसे भी हम लोग फेडरेशन जब पढ़ेंगे तो हमें यह देखना होगा कि फेडरेशन दो तरीके से बनता है। एक तो फेडरेशन आपका बनता है जब छोटे छोटे राज्य एक साथ मिलकर आके एक देश का निर्माण करते हैं, जो समन्वयकारी तरीका है इंटीग्रेशन प्रोसेस से। और फेडरेशन दूसरे तरीके से जो बनता है वो एक बड़ा सा देश छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, जैसे भारत का उदाहरण आप दे सकते हैं। और विघटनकारी तरीकों से आपका डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से बना तो है, एक बड़ा सा देश छोटे छोटे राज्यों में टूटा और एक कई सारे छोटे छोटे राज्य आपके आके एक बड़े देश का निर्माण कर रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए है। डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या है, इंडिया है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पे राज्यों को जोड़ने का कोई शर्त नहीं रखा गया, इसलिए हम लोग फेडरेशन का शब्द उपयोग नहीं करते। दूसरा प्रमुख बात आपको इसमें एक और समझना है, ये जो फेडरेशन आपका यहाँ पे है, फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन यूनियन शब्द जो यूज किया गया उसका क्या अर्थ है। इसी में आप अनुच्छेद 1 में ही देखिएगा कि दो शब्दों का यहाँ प्रयोग होता है। एक शब्द आपका है यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक शब्द है यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा है टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप देखिएगा तो इन दोनों शब्दों में अंतर है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल और केवल वो एरिया आते हैं जो डिवीजन ऑफ पावर पे हैं, शक्तियों के विभाजन पे आधारित हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स में भारत एक संघ है, उसमें केवल और केवल वो राज्य आएंगे जो डिवीजन ऑफ पावर पे आधारित है। इसका मतलब कितने राज्य आएंगे, केवल और केवल 28 राज्य इसके अंदर आएंगे। जब आप भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करिएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करिएगा, तो इसमें आपके वो सारे 28 राज्य आएंगे जो केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन पे आधारित हैं, प्लस वो संघ शासित प्रदेश आएंगे जो केंद्र सरकार के विस्तार के रूप में है। दीज आर एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस एनी अदर एरिया एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी अदर एरिया एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई और क्षेत्र जो
केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। तो आपके यूपीएससी में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन बन सकता है, द वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज वाइडर डायमेंशन एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के राज्य क्षेत्र का विस्तार भारत के संघ से ज्यादा आपका है, तो ये बात आपको समझना है। अब चलिए इसमें कुछ और बातें आपका देखा जाए। ये जो आर्टिकल 1 आप लोग पढ़ रहे हैं ये अनुसूची 1 से संबंधित है, अनुसूची 5 से संबंधित है, अनुसूची 6 से संबंधित है। अनुसूची 1 आपका ये बताता है कि हमारे राज्यों का क्षेत्रफल कितना है और राज्यों का नाम क्या है। शेड्यूल 1 makes you know what is the area of the state, what are the name of the states. Schedule 5, Schedule 6 is related with those areas which are known as scheduled and tribal areas. अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और अनुसूची 6 जो शेड्यूल 6 है ये स्पेसिफिकली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, AMTM से संबंधित आपका है। तो ये तो आर्टिकल 1 है। अब दूसरी बात की बात करें, अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद 1 है जो कि महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझना है। अनुच्छेद 2 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 2 आपका क्या कहता है? ये कहता है कि भारत एक संप्रभु इकाई है, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। अब संप्रभु इकाई होने के वजह से आपका क्या कहता है कि सॉवरेन कंट्री होने के वजह से भारत के पास क्या है कि इट हैज द राइट टू आपके इंटीग्रेट एनी टेरिटरी विच इज फॉरेन टेरिटरी विद इन द इंडियन कंटेक्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ वॉर, बाय द प्रोसेस ऑफ लीज, बाय द प्रोसेस ऑफ बाइंग, बाय द प्रोसेस ऑफ गिफ्ट, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रीटी। जो भी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, जो भी इंटरनेशनल आपके प्रैक्टिसेज हैं, उस इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज का फॉलो करके हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्वायरिंग ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी टू इंडिया कैन बी डन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी बाहर के क्षेत्र को हम युद्ध से, किसी भी बाहर के क्षेत्र को हम लीज से, किसी भी बाहर के क्षेत्र को हम खरीद के, किसी भी बाहर के क्षेत्र को हम सब्जुगेट करके, उसको अधीन करके, किसी भी बाहर के क्षेत्र को हम संधि के माध्यम से अपने देश में जोड़ सकते हैं। और यह अनुच्छेद 2 में आपका लिखा गया है। और एक संप्रभु देश की ये अस्तित्व है, संप्रभु देश का ये कहा जा सकता है कि ये चरित्र है कि वो इन सारे माध्यमों से आपका बाहर के किसी क्षेत्र को जोड़ सकता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आपका है। तो ये आर्टिकल 2 के अंदर कहा गया है कि आपके इंटीग्रेशन ऑफ एनी फॉरेन टेरिटरी विद द मेनलैंड इंडिया, जो अभी आप देखें आर्टिकल 1 के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप लोग पढ़ते हैं, एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई ऐसा क्षेत्र जो बाहर से आपके देश के अंदर जोड़ा गया। उसमें बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप लोग जब डिटेल में और क्लास चलेगा तो अभी तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और चीजें आपको पता चलेंगी। जैसे आप देखिएगा कि गोवा को हमने इसी माध्यम से जोड़ा, आप देखिएगा सिक्किम को हमने इसी माध्यम से जोड़ा, आप देखिएगा पुडुचेरी, आपके दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव को इसी माध्यम से आपका जोड़ा है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा वो अनुच्छेद 3 आपको देखने को मिलेगा। वो सीधे सीधे कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन। चेंज इन नेम, चेंज इन नेम, नाम में परिवर्तन। चेंज इन नेम, बाउंड्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का गठन, राज्य के नाम, राज्य के क्षेत्र, राज्य के सीमा में परिवर्तन। सिंपल सा इसका आंसर है, कैसे होगा? तो आंसर आपका है बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिनियम के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है, बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन देखने में बड़ा सरल सी बात है, जब प्रक्रिया आप देखिएगा तो इसके पीछे आपको इसकी राजनीति समझ में आएगी। अगर प्रक्रिया की बात हम करें तो प्रक्रिया अगर आप देखते हैं तो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस
अगर आप इसमें प्रोसेस देखिएगा तो प्रक्रिया अगर आप बात करिएगा तो प्रक्रिया क्या है? पहला स्टेप आपका है विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा? राज्य विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेचर में। और उस राज्य से हमें केवल और केवल परामर्श करना होगा, सहमति की जरूरत नहीं है। वी ओनली नीड कंसल्ट फ्रॉम द स्टेट, वी डोंट नीड कंसेंट। हमें केवल परामर्श चाहिए, हम उससे सहमति नहीं लेंगे। कौन सहमति नहीं लेगा? केंद्र सहमति नहीं लेगा। तो उसको केवल और केवल कंसल्ट चाहिए, कंसेंट नहीं चाहिए। फिर उसी रिजोल्यूशन को जो आपके प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा था, जो प्रस्ताव आपका भेजा गया था राज्य के विधायिका को, उसी रिजोल्यूशन को वो कहां पे भेज देगा? उसी रिजोल्यूशन को वो पार्लियामेंट में भेज देगा, संसद में आपका भेज देगा। संसद अगर इसका नाम, इसका क्षेत्र, इसकी सीमा या इसको उठा के किसी के साथ मर्ज भी कर दे रहा है तो वो कैसे करेगा? साधारण बहुमत से आपका कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? इट कैन बी डन बाई सिंपल मेजॉरिटी। वो सारा काम साधारण बहुमत से आपका कर सकता है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगा कि बाई सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट क्या कर सकता है? किसी भी स्टेट का नाम, उसका एरिया, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है। ये बात आपको समझना। चेंज इन नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट, दैट कैन बी डन बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए इसका कुछ राजनीति पहलू देख लीजिए। जैसे आप देखिएगा 2000 में यूपी से उत्तराखंड बनाया गया। पहले उत्तरांचल बना, फिर इसको उत्तराखंड कर दिया गया 2006 में। फिर आपका क्या हुआ? आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। और फिर आपका क्या हुआ? आपके झारखंड आपका बनाया गया बिहार से। तो इन तीनों राज्यों से पूछा गया, यूपी से पूछा गया उत्तराखंड बनाया जाए, उन्होंने कहा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारी और समस्याएं हैं, दूरदराज के क्षेत्र हैं और प्रशासन को उनके पास पहुंचने में समस्याएं आपकी हैं, तो आप इसको बनाइए। एमपी से पूछा गया छत्तीसगढ़ बनाया जाए, उन्होंने कहा बनाइए, नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, प्रशासन करने में समस्या हो रही है और विधि और शासन भी सही से नहीं चल रहा, राजनीति भी यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। मतलब राजनीति का मतलब लोगों को भागीदारी में नहीं सुनिश्चित करवाई जा पा रही है, क्योंकि नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो आप छत्तीसगढ़ बनाइए, नया राज्य बनेगा, नया मुख्यमंत्री हो गया, नया प्रशासन होगा और लोगों में भागीदारी बनने की संभावना होगी। अभी हम लोग ये भी देखेंगे क्यों छोटे राज्य बनाने की आवश्यकता है, वो बात की चर्चा है। बिहार से झारखंड बनाया गया, इनसे पूछा गया कि बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। बिहार में झारखंड का बिहार में रहना जरूरी है। उनका क्या आपका तर्क था? तर्क यह था कि बिहार में जो झारखंड है, झारखंड एक बड़ा ही खनिज प्रधान क्षेत्र था, सारे मिनरल्स इसके पास हैं, लोहा, कोयला और भी मिनरल्स इसके पास हैं। तो अगर ये निकाल दिया जाएगा बिहार से तो बिहार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद बिहार से झारखंड बना। एक और उदाहरण देखिए, 2009 में मायावती आपके मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक सलाह दिया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में तोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश को कुछ आप देखिएगा तो कुछ ऐसा सा आपका फिगर है उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा कि यूपी को आप 4 भागों में तोड़िए। ये जो पूरा एरिया है जो आप देख रहे हैं, जिसमें नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, मेरठ है, मुरादाबाद है, आपके गाजियाबाद है, इन सबों को उठा के आप बना दीजिए हरित प्रदेश। लखनऊ कानपुर वाले क्षेत्र को आप बना दीजिए अवध प्रदेश, और बनारस और गोरखपुर वाले क्षेत्र को आप बना दीजिए पूर्वांचल। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है, जिसमें झांसी है, उरई है, ललितपुर है, और इधर आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका मिर्जापुर है, सोनभद्र है, और कुछ एमपी के एरियाज को मिला के आप बुंदेलखंड और बागेलखंड बना दीजिए। दिस वॉज नेसेसिटी ऑफ द डे। नेसेसिटी क्यों था? क्योंकि यूपी की अगर आप जनसंख्या देखिएगा तो यूपी की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, और यूपी कोई देश तो है नहीं,
लेकिन यूपी की अगर आप देश को एक तरह से क्षेत्र को मान के तुलना करिए तो सबसे ऊपर आबादी वाला चीन है, जिसको हम कुछ दिनों में पीछे छोड़ेंगे। दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चौथे नंबर पे आपका इंडोनेशिया है और पांचवें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश पड़ेगा। ये समझ लीजिए कितनी ज्यादा इनकी आबादी है। और अगर क्षेत्रफल में बात करिएगा तो भारत में आबादी देखिएगा तो 6 करोड़ है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है उसकी आबादी 6 करोड़ है और यूपी की आबादी अकेले 20 करोड़ है, मतलब 3 गुना ज्यादा आपकी आबादी है यूपी की। तो इनका लॉजिक ठीक था कि यूपी को 4 भागों में तोड़ा जाए, लेकिन होता कि अगर 4 भाग आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि चुनाव होता और चुनाव में चारों जगहों पे, 3 जगहों पे तो 100% किसके मुख्यमंत्री बनते, बहुजन समाज पार्टी के। चौथे जगह पे भी संभावना था, क्योंकि जब आप राज्य का निर्माण करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके एक तरह से कहा जाएगा कि राजनीति होने की संभावना होती है और जो भी राजनीतिक दल उसका निर्माण करता है उसको चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि लोगों का इमोशंस बहुत हाई होता है, जुड़ा होता है राज्यों के साथ, क्षेत्र के साथ, तो आपको जरूर वहां पे जिताने की संभावना रहती है। तो हो सकता था कि चारों के चारों जगहों पे बहुजन समाज पार्टी का कोई आपका मुख्यमंत्री होता और मायावती एक राज्य की मुख्यमंत्री ना होके चारों राज्यों के ऊपर बैठती, और इससे क्या होता, ये ऐसी आपकी भूमिका निभाती केंद्र में जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती और ये सीधे सीधे नेशनल लीडर बन के सामने आ जाती। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका प्रपोजल दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से मना कर दिया और अभी तक आपके यूपी में राज्य नहीं बने। 4 राज्य तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट यूपी में 2 राज्य होने चाहिए। यूपी का जो आकार है, यूपी का जो प्रशासन करने में कठिनाई है, यूपी की जो जनसंख्या है उसके अनुसार यूपी के कम से कम 2 राज्य इसमें से निर्मित होने चाहिए। एक और उदाहरण देख लीजिए, 2014 की बात है जब आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ और आंध्र प्रदेश में जो शासित दल था, जो रूल कर रहा था, वो कांग्रेस आपका था। कांग्रेस वॉज द रूलिंग पार्टी। और सेंटर में भी कौन रूल कर रहा था, कांग्रेस वॉज रूलिंग। कांग्रेस, सेंट्रल कांग्रेस ने प्रपोजल दिया कि हम आंध्र प्रदेश को 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं। स्टेट कांग्रेस ने प्रपोजल को पास होने से मना कर दिया, डिक्लाइन करवा दिया। उसके बावजूद सेंट्रल कांग्रेस ने स्टेट कांग्रेस के विरोध में जाके आंध्र प्रदेश को 2 भागों में तोड़ दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इस चक्कर में कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा मिल सकता है चुनाव के दौरान। हालांकि उसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ और अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये दोनों जगहों से चुनाव हारे। तो ये बात आपको समझना है कि राजनीति है इसके पीछे, इतना आसान नहीं है। आप देखिएगा अभी ममता बनर्जी कह रहे थे कि बांग्ला कर दीजिए वेस्ट बंगाल का नाम, ये सब मेजर आपका किसका है, सब काम केंद्र सरकार करेगी। और इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है कि राज्यों का कोई अस्तित्व एकदम शाश्वत नहीं है। कल को आप यूपी यूपी बोल रहे हैं, उत्तराखंड बोलिएगा, बिहार बिहार बोल रहे थे, झारखंड बोल रहे हैं, और अभी यूपी यूपी कर रहे हैं, हो सकता है कल हरित प्रदेश बोले। तो राज्यों का अस्तित्व शाश्वत नहीं है हमारे देश में, इसीलिए बोला जाता है स्टेट्स जो है भारत में, उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी। इसीलिए बोला जाता है इंडिया इज अ इनडिविजिबल यूनियन ऑफ डिविजिबल स्टेट्स। भारत एक अविभाज्य संघ है विभाज्य राज्यों का। और अमेरिका की बात आप करिएगा तो क्या कहा जाता है, अमेरिका इज एन इंडिविजिबल यूनियन ऑफ इंडिविजिबल स्टेट्स। अमेरिका अविभाज्य संघ है अविभाज्य राज्यों का, क्योंकि वहां पे राज्यों के क्षेत्र सीमा उनके नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद सहमति प्रदान नहीं करें। चलिए एक और आर्टिकल देखा जाए, अनुच्छेद 4 आपका है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी कार्य जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया है इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 will not be treated as amendment of the constitution under article 368। फिर से इसको देख लीजिए, एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 2 and 3 will not be treated as amendment under article 368।
इसका मतलब ये नहीं कि संविधान का संशोधन नहीं हो रहा है 2 और 3 के माध्यम से, संविधान का संशोधन हो रहा है 2 और 3 के माध्यम से, लेकिन जो 2 और 3 के अंतर्गत संशोधन होगा वो सारा संशोधन साधारण बहुमत से होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होगा। वो संशोधन आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा। इसका मतलब वो विशेष बहुमत से नहीं होगा। अगर आप 368 अभी हम लोग पहुंचेंगे वहां पे संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे, तो संशोधन हमारे संविधान में बहुत तरीकों से होता है। स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी में भी आपके 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट इन वोटिंग दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और कुछ ऐसे हैं जहां केंद्र और राज्य के संबंध है, तो वहां 50% राज्यों से भी आपको सहमति चाहिए होती है। तो बस ये बोला जा रहा है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे वो सब साधारण बहुमत से होंगे, विशेष बहुमत से नहीं होंगे। ये बात आपको यहाँ पे समझना है, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर राज्य का निर्माण करना है, बाहर से किसी क्षेत्र को आपके देश में जोड़ना है, उसमें सब सिंपल मेजॉरिटी से होगा, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। तो एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का। इसके बाद हम लोग नागरिकता पे बात करेंगे, नागरिकता की क्या क्या आपकी एक तरह से प्रावधान है जिससे नागरिकता मिल सकता है, कैसे आपकी नागरिकता आपसे वापस लिया जा सकता है। और अभी बहुत चर्चित एक आपका संविधान संशोधन, नागरिकता संशोधन एक अधिनियम बनाया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको भी पढ़ा जाएगा क्या है उसके अंतर्गत। तो ये पार्ट फर्स्ट है, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स और आपके आएंगे। और दिस विल बी कंप्लीट फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, another one-day competitive examinations, but for UPSC this is basic introductory class. Thanks.